और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लद्दाख में जास्कर रेंज। लद्दाख के स्पेलिंग LADAK KH, मतलब LADAK लिखे इसलिए हमने करेक्शन करा दिया। जास्कर रेंज के समीप पेंसलुंगपा और दुरुंग ड्रंग ग्लेशियर छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। ठीक है ना। सर हमारा मन कर रहा है आपके साथ होली। अभी होली कहाँ आया है? होली कब है? 8 तारीख को ना। आप लोगों के साथ यही समस्या है ना, एग्जामिनेशन के पहले ही आप सोचते हैं रिजल्ट आ जाए। जिस वर्ष आपको, जैसे मान लीजिए कि 2024 में आपको पीटी देना हो, तो उस दिन आप ये सोचेंगे ना कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपकी तैयारी कैसी रही। तो समय से पहले ही आप लोग तो 8, हाँ, भावुक हो जाते हैं। होली 8 तारीख, 8 तारीख को रहिएगा, आइए खेलिएगा, मैं रहूंगा। संस्कृति आई इसके बाद। क्या ज्वार भाटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाए रखने में सहायक करता है? सहायक भी हो सकता है, बाधक भी हो सकता है। ज्वारीय तरंग की दिशा में जलयाने चलेंगे तो उनको सहायता मिल जाएगी। कॉमन सेंस है ना। कक्षा में जो भी टॉपिक हो उसका पूर्णतः रिवीजन का तरीका। कक्षा में जो भी टॉपिक हो, अरे भाई हो गया अभी थोड़ी देर के बाद आप फिर फ्री रहेंगे, फिर बातें कीजिएगा। आपके द्वारा ही लिखी चीजों को पढ़ रहा हो ना, ठीक है ना। तो किसी का है कि कक्षा में जो भी टॉपिक हो उसका पूर्णतः रिवीजन का तरीका, जो संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताएं। तो रोज तो प्रश्न पूछते ही रहते हैं आपसे। और कक्षा में टॉपिक, तो सिलेबस में तो लिखा हुआ है भूगोल, टॉपिक कहाँ दिया हुआ है? जब तक ज्योग्राफी पूरा नहीं होगा। और फर्स्ट डे बताया ना, ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी नहीं, आपको जीएस पढ़ना है ना। तो पूर्णतः रिवीजन जो होता है, तो जैसे अभी इंडिया मैप कर रहे हैं, तो इंडिया का जो लोकेशन देख रहे हैं, उसी लिए बोले थे कि अपने उसी कॉपी में लिखें जिस कॉपी में वर्ल्ड के बारे में लिखे हैं। तो पूर्णतः रिवीजन कैसे होगा? नहीं बोला कि अच्छा ये अरावली है, देखिए अपलीशियन आप गए थे। रिवीजन क्या होता है? पूर्णतः रिवीजन एक होता है जो आप पढ़े हैं उसी को बार बार पढ़ते रहेगा, उसको बोलते हैं रटना। उसी को बार बार पढ़ना होता है रटना, उसी को रिव्यू करना, किसी अलग नजरिए से देखना रिवीजन होता है। एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है ना, उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको उस पर वीडियो मिल गया आपको ना। नहीं मिला जाइए ऑफिस में। बहुत लोग जिनको नहीं मिला वो जाकर वहाँ बताएं कि हमारे क्लास में लोगों को हो सकता ना। होता क्या है ना, कई लोग किसी और बैच के होंगे, इसमें आके परमिशन लेके क्लास तो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे मैं बोलूँगा 11:30 फाउंडेशन
9 या जो भी आपका बैच है उनको ये टॉपिक का वीडियो जो है डिस्कशन वीडियो भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, तो फाउंडेशन 9 के जो होंगे उनके पास पहुंचेगा, और जो किसी और बैच के होंगे और अब फाउंडेशन 9 में ही देखिए नहीं पहुंचो, जाके मिल लीजिए। आप ही में से किसी लोगों को मिला है ना? हाँ, चले जाइए। अच्छा ये बताइए, प्रशासनिक अधिकारी जो है उनका काम है कहीं जाकर जहां अव्यवस्था है वहां व्यवस्था बनाना। आप लोग तो अव्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, उनका काम होता है समस्याओं का समाधान खोजना। तो मैंने तरीका बताया ना, मान लीजिए प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिला क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन जो मिला है उसको आप सॉल्व करेंगे, तो मिल गया। अब मैं अगर मान लीजिए मैं नहीं बोलता कि इस पर मैं डिस्कशन भी मैंने किया, तो मैक्सिमम आप क्या करते हैं, आपके जो डाउट होते आप पूछते। अगर आप मान लीजिए मैं आपसे मेरे से कहते कि सर मेरे से ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो मैं क्या बोलता है, क्लास में नहीं डिस्कस करते हैं, बोलता अब मैं क्लास के बाद बैठा हूं, आके पूछ लीजिए जो आपके। तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया, उसके बाद आपको दूसरे क्लासेज में जो वीडियो जो क्लास में डिस्कस किए वो डिस्कशन जो है फर्स्ट टाइम डिस्कशन है, फर्स्ट हैंड। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने है मैंने डिस्कस कर दिया, वो आपको वीडियो मिल जा रहा है, तो रिवीजन ही हो रहा है ना, उसी को तो रिवीजन कहते हैं। कि अब जैसे अभी ऑप्शनल का क्लास ओवर हुआ है, तो उनको भी यही समझा क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी आप ऑप्शनल में भी पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तभी मेंस में अच्छे नंबर आएंगे। मेंस में अच्छे नंबर आएंगे। जब लोग ऑप्शनल से मेंस लिखते थे, उस समय ऑप्शनल से लोग पीटी भी देते थे, तो उस समय जिनका ज्योग्राफी फर्स्ट ऑप्शनल होता था उनको फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ जाते थे फिजिकल ज्योग्राफी में। क्यों? क्योंकि वो पीटी देने के समय उनका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते थे ना, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते थे, नए नए शब्दावलियां मिलती थी, भाषा जो है थोड़ी सी बेहतर होती थी, वर्ड मिलते रहते थे, तो कंटेंट को लेकर शब्दों की कमी नहीं होती थी, उनको अच्छे मिलते। जिनका सेकंड ऑप्शन होता था उनको फर्स्ट पेपर जो है उसमें उनको नंबर कम आता था, सेकंड पेपर में ज़्यादा आता था, क्योंकि सेकंड पेपर जीएस ओरिएंटेड ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं आप, तो उस समय लोग ऐसे करते थे। तो अब सोचिए उस टाइम, इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर तैयारी करने वालों में 80% फर्स्ट ऑप्शनल वाले होते थे, 20% सेकंड ऑप्शनल वाले होते थे, इस तरह का वहां। तो अब आप फिजिकल ज्योग्राफी एक पढ़े हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में अभी मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में अभी आप अपना नोट्स बनाइए। पहले के लोग क्या होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एक एक कॉपी बना लेते थे, इतनी मोटी इतनी कॉपी रहती थी, और उस समय 600 वर्ड्स में लिखना होता था, तो उतने से लिखते थे और लोग आईएएस आईपीएस बन जाते थे, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते थे। तो वो उस समय से लोग ऐसे करते हैं। अब क्या है ना कि सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, कि ऑप्शनल सबका अलग अलग है, और सभी का ऑप्शनल अलग, सबके पढ़ने का तरीका फिर क्या होता है अलग होता है, सबका एकेडमिक बैकग्राउंड, कोई अभी फर्स्ट ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोई कोचिंग कहीं से करके आ गया है, कोई एग्जाम दे चुका है। जीएस का बैच होता है ना, मिक्स बैच है। कई लोग अभी उनको लगता है अभी तैयारी कर रहे हैं, यही कम बड़ी बात है। कई लोग को लगता है कि बस कोचिंग ज्वाइन करते ही सिलेक्शन हो जाए, हर तरह के लोग होते हैं ना। तो जिस अभी फिजिकल ज्योग्राफी आपने किया है, अभी सेकंड पार्ट जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो का पार्ट है, उसमें इंडिया को मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप समझिए कैसे। तो अब जैसे ज्योग्राफी के ठीक पहले कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी से रिवीजन करना है, ज्योग्राफी को रिवाइज करना है तो हिस्ट्री पे जाइए, और ज्योग्राफी को अप्लाई करना है तो अगला टॉपिक कौन होगा, पॉलिटी। तो ज्योग्राफी को अप्लाई करना है तो पॉलिटी पे जाइए, और ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करना है तो इकोनॉमी पे जाइए, और सबको इंटीग्रेट करके पढ़ना है तो इन्वायरमेंट पढ़िए। सिलेबस का ही सीक्वेंस है ना। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो ज्योग्राफी रिवाइज होगा, जब आप पीछे जाएंगे तो ज्योग्राफी रिवाइज होगा। रिवीजन इसको कहते हैं, जीएस तैयार करना है, स्पेशलाइज स्टडी नहीं करनी है। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि वो वहां नहीं, आगे बनेंगे। ये समस्या हर किसी को रहती है, रिवीजन तो होता ही रहता है, ठीक है ना। चलिए, किसने लिखा सर आपको और आपके परिवार को होली की, तो आप भी तो परिवार ही के सदस्य हैं, संस्कृति परिवार के सदस्य है ना।
नहीं, आप भी संस्कृति परिवार के हैं। होली में संस्कृति ने आपको क्या किया, छुट्टी दे दी कि भाई 1 वीक का पूरा आपको ब्रेक है, जाइए छुट्टी मना के घर से आ जाइए। क्यों, कैलेंडर दिया गया है ना, एक कैलेंडर बटा हुआ है ना, वो एनुअल कैलेंडर, उसमें आगे फिर छुट्टी आपको हो सकता है कि 1 वीक की भी ना मिले। पीटी होता रहेगा ना तो हो सकता है आपका बैच 2-3 दिनों के लिए एग्जाम के समय बंद हो, उसके बाद फिर सीधे आपको, और नवंबर दिसंबर रक्षाबंधन वगैरह में यहीं पर राखी बांधना होगा, बंधवाना होगा। क्लास में यहीं पर रक्षाबंधन राखी बांधा जाएगा आपको। और दीपावली छठ के समय फिर छुट्टी मिले, उस समय आप समझ लीजिए कि पीटी का दबाव रहेगा फिर आगे 2-4 दिनों के। तो मौका है, घर जाइए, यहाँ क्या रहिए, यहाँ रहिएगा हुड़दंगबाजी कीजिएगा इधर से उधर। हाँ, बहुत लोग होली यहीं मनाना चाहेंगे क्योंकि जो आज़ादी यहाँ है वो घर में नहीं होगी। क्या चीज? नहीं, तो चलिए, कहाँ पे थे आप लोग? देखिए प्रयागराज वाले जो हैं, प्रयागराज वाले बहुत सब गायब हो रहे हैं अब, सब अभी वहां पर कई दिन होली बन रही है पूरा। हमने ऑप्शन वालों के साथ होली नहीं की। ऑप्शन वाले जो थे, ऑप्शन वाले जैसे बैच जो है, एक कोर्स है वो ओवर हुआ है, तो उस समय मेरा मानना है कि जैसे बैच ओवर हो जाए तो आपके अपने सजेशंस हैं, आपके अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस हैं, तो हमने बोला हमने मंच दे दिया, बाकी जो बोलना है आप बोल दीजिए। तो उसी में कोई शेरो शायरी से कुछ अपना एक्सपीरियंस जब बयां कर दिया, कर लो ना, मौका मिलता है, यही मौका है अपनी बातें कह दें। कई लोग बताया कि हमने क्या सीखा, क्या आगे, कई लोग हमें सजेस्ट किया कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं तो वैसे ही अभी ये बैच, इसके आपके ठीक बात जो है, एक बैच ओवर हो रहा है जीएस का भी, अभी हिस्ट्री का 2-4 दिन पहले ओवर हुआ। उसके बाद अभी फाउंडेशन 1-2 के लोग हैं, वो लोग का ओवर हो रहा है। तो कोविड के पहले उनका जैसे संस्कृति है, इसकी क्लास फर्स्ट बैच स्टार्ट हो, उसके बाद कोविड आ गया, फिर उसके बाद उनको जो है ऑनलाइन, उनके लिए ही स्पेशली जो है ऑनलाइन कोर्स कराया, रिकॉर्ड किया गया कि उनकी तैयारी बाधित ना हो पीटी लेवल पे। फिर कोविड के बाद फिर जैसे क्लासेस शुरू हुई तो 16-17 महीने में उनका 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 ये अटेम्प्ट खराब ना हो किसी भी तरह से, तो जहाँ जहाँ हो सकता हुई उनको पैरेलल क्लासेस लगा दी गई कुछ कुछ जगहों पे, कि वो शुरुआती दौर में कर सकते थे, करके जो है 16-17 महीने में उन्होंने अपना कोर्स पैरेलल में कर लिया। ठीक है, जिससे कि अब यहाँ से वो लोग पूरा फ्री होकर इस बार पीटी दे रहे हैं, तो पीटी की तैयारी में लगे। ठीक है ना, तो वैसे आप लोग के भी क्लासेस चल रहा है। सेक्शन जब पूरा होगा तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि अब 10 दिन की क्लासेस बची हुई है, आप बताइए कौन कौन सा आपके अनुसार कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, वो आप लिस्ट दे दीजिए, उनको मैं कवर कर दूंगा क्लास में कि देखिए ये टॉपिक है। जो टॉपिक मुझे नहीं कराना होगा मैं किसी और क्लास में बता दूंगा, ये सर कराएंगे। ठीक है ना, आपके क्लास में चूंकि साइंस की क्लासेज नहीं, इकोनॉमी की नहीं, हो सकता है आपके क्लास में साइंस और इकोनॉमी हुआ होता है, तो बहुत सारे ऐसे ही आप शांत हो जाते। तो 2-4-5 क्लासेज जो ये सब चिट्ठियां भेजते हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हिस्ट्री के बाद है ना, तो इसलिए अलग अलग घर वाले नहीं बुला रहे हैं। घर वाले नहीं बुला रहे हैं तो घर वालों को बोलिए कि ठीक है हो गया, हम अब आपसे, आपका भी मेरे से कोई मतलब नहीं है। देखिए घर वाले तुरंत बुला लेंगे। तो कल कहाँ पे थे आप लोग? एक गलती आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोग लिख कर दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या है ना, एक एक प्लेन पेपर में, एक प्लेन पेपर लेकर उसमें नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लीजिए अपवाह क्षेत्र का। और उस अपवाह क्षेत्र का डायग्राम बनाने के बाद उसमें जो नदियां वगैरह सिटीज है, जो भी आप अभी समझें,
उसका अलग से ऐसे इंडेक्स बना लीजिए, पीछे में इंडेक्स बना लीजिए, और वो डायग्राम हो गया कवर पेज। जैसे होता है ना कि हर टॉपिक का एक कवर पेज होता है ना किताब का, जैसे गंगा सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र वो कवर पेज हो गया, हिमालय का रीजन कवर पेज हो गया। जैसे एक जोन हो गया हिमालय, उस हिमालय को आपने 4 जोन ऐसे बांट दिया था ना, नेपाल, कश्मीर, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, ऐसे बांट दिया था। एक ऐसे कवर पेज बन गया, वो एक एक जो है सेक्शन होगा। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार था, तो प्रायद्वीपीय पठार में कई सेक्शन थे, सेंट्रल हाईलैंड, पूर्वी पठार, उसके कई सेक्शन हो गए ना, दक्कन का पठार, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी पठार। इतने कवर पेज अच्छा सा प्लेन पेपर लेकर डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना। उसी तरह सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, राजस्थान का मैदान, ऐसे केवल डायग्राम बनाइए, लिखिए मत। अगर आपको लिखने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है ना कि राइटिंग प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हिस्ट्री में भी लिखने का अभ्यास कीजिए, या आप अपने ऑप्शनल में लिखने का अभ्यास कीजिए, जो भी आपका ऑप्शनल है। और ज्योग्राफी को अभी समझिए, जब ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, तो लिख दीजिएगा। और नहीं समझे रहिएगा तो फिर क्या होगा, हाँ लिखना है तो ऐसे देख लीजिए, फोटो रखिए सामने उसको देखकर, क्योंकि मान लीजिए आप देख कर लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं कि अच्छा इसको मैं देख कर लिख ले रहा हूं, तो वहीं जाएंगे तुरंत ऐसे डायग्राम बना देंगे और देख कर लिख लेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ प्रेशर होता है, तो वहाँ जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आगे पीछे वर्ड्स होते हैं, दिमाग में चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो ज्योग्राफी में ये टेक्निक पर काम करना है, ठीक है ना। तो कई लोग जैसे कल नदी का अपवाह क्षेत्र वगैरह लिख कर दिखा रहे थे, तो उसमें जल्दीबाजी है, समय से पहले कोई काम कीजिएगा तो उसका वो आउटपुट नजर नहीं आएगा ना, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। वैसे ही जैसे मान लीजिए लिखना ही है, तो जो मैं कहता हूँ वो लिखिए। जैसे कल मैंने बताया है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल को बताइए, वो लिखिए। उसमें तो आप अपनी बातें भी कह सकते हैं, उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो एक ओवरऑल एक सामान्य बातें हैं ना, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन नदी है तो अब मान लीजिए आपको सिंधी, खबाब, गारतंग, ये 2 नदियां जो हैं, ये इन 2 नदियों के मिलने के बाद ही वो सिंधु कहलाती है। आप वहां नाम ही याद नहीं आया, सिंधु नाम आया, इंडस तो आप इंडस ही लिखेंगे ना, कि सिंधु नदी ITS भारत में, सिंधु नदी भारत के ITS से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये आएगा तभी तो लिखेंगे ना। अब यही भूल गए कि भारत में पाकिस्तान जाती है, फिर पोटवार नाम भूल गए तो बोलेंगे ना मकरान तट, नहीं भूल गए तो बोलेंगे अरब सागर में, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको पता है ना कि इतनी बातें आप जानते हैं, आंसर पढ़ने वाले को कहाँ पता है कि आप क्या जानते हैं। हो सकता है वो सोचे ही नहीं कि आपने नहीं लिखा कि पोटवार पठार में और मकरान तट से होते हुए जाती है। समझा रही बात है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ लोग कल दिखाए थे उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अभी स्ट्रगल नहीं, अभी आप लिखिएगा तो स्ट्रगल कीजिएगा लिखने में, तो अभी वो सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है ना, ठीक है ना। अब कल तक हम लोग पहुंचे थे गंगा के मैदान, अब ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र आपको बता देंगे, असम का मैदान है। तो आपका भू आकृतिक प्रदेश जो है भारत के अंदर, भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, भारत की सीमा के अंदर आने वाले द्वीप समूह हैं। वो क्या हो गए, द्वीप समूह, पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र भारत के बांट दिए। अब ये जो बेर बन जाएगा उसके बाद इसी को बेस बनाकर आपको हर टॉपिक को अगर तैयार कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में आप भारत को देख रहे हैं। अगर किसी भी जगह जाते हैं और अगर वहां जाकर आप ये देखते हैं कि वहां का लैंडस्केप कैसा है, वहां कौन सी नदियों का अपवाह होता है, तो इसको बोलते हैं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले भूगोल में क्या आता है, लैंडस्केप, और लैंडस्केप के साथ क्या होता है, नदियों का अपवाह। फिर अगर आप वहां जाकर ये देखते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। वो भी क्योंकि हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं ना, मौसम बदल रहा है तो फिर बोलते हैं अच्छा यहाँ का ये लैंडस्केप है और यहाँ का ऐसा क्लाइमेट है, वो एक यानी यहाँ का ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो फिर जैसे अभी ब्रेक है ना, इन्वायरमेंट में क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज हो जाएगा,
इन्वायरमेंट में सारा कुछ रिवाइज होते हुए चलेगा। तो अब देखिए लास्ट जो है मैप का सेक्शन भू आकृतिक प्रदेश में, वह है ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र, और इसका संबंध है असम के मैदान से। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो है जो तिब्बत है, उसी तिब्बत में जो कैलाश रेंज है, उसी कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है चेमयांग, चेमयांगदुंग। ठीक है, कैलाश रेंज, चेमयांगदुंग ग्लेशियर है, और ये जो चेमयांगदुंग ग्लेशियर है यहां पर एक दर्रा है मारियामला। तो मारियामला दर्रा के समीप ये ग्लेशियर है। आप खुद सोचिए कि तिब्बत, कैलाश रेंज, चेमयांगदुंग ग्लेशियर, मारियामला दर्रा, ये सब देखते 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 इससे फैमिलियर होइएगा ना, रटिएगा तो भूल जाइएगा। तो जब इससे फैमिलियर होइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा। तो पहले इन्हें हमें समझकर प्रीलिम्स के लेवल पे अपने आप को तैयार भी करते रहना है ना। मेंस के लिए क्या है, मेंस में तो प्रश्न शायद ही आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा पूछा ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह के बारे में लिख दिया, लेकिन अगर पूछ दिया तो आपकी लॉटरी ही लग गई ना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर ट्रेंड एनालिसिस करता है वो बोलेगा ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, और आपको ट्रेंड से हटकर आ जाएगा तो पीटी का ही तो प्रश्न आएगा ना प्रीलिम्स वाले टॉपिक, तो आप वो भी लिख देंगे। तो अब कैसे पढ़ेंगे कि तिब्बत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो तिब्बत में उसके बाद उससे छोटा क्षेत्र कौन सा है, कैलाश रेंज। तो तिब्बत के कैलाश रेंज में मरियामला दर्रा के समीप चेमयांगदुंग ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, लेकिन इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्योंकि प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप बोलेंगे निकलती ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन इसे तिब्बत में सांगपो। अब ये जो सांगपो नदी है, अब सांगपो नदी तिब्बत से होते हुए, यानी तिब्बत में वो ITH से होकर गुजरती है, और ITH से होते हुए जब इधर मुड़ती है तो यहां पर एक दर्रा है यांग्यापला दर्रा, यांग्यापला। तो यहां आपने देख देखा था ना सिंटैक्सियल मोड़, जहां से मानसून की हवाएं मुड़ जाती हैं। अगर ये सिंटैक्सियल मोड़ जो है, सिंटैक्सियल बेंड के कारण, इस सिंटैक्सियल मोड़ के कारण जो है यह सांगपो नदी यहां से मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसी सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम में एक प्लेस है सादिया, सादिया तक इसको दिहांग कहते हैं। तो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में एंटर की, तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद असम, सादिया कहां पर है, असम में, यहां तक इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, और सादिया के बाद, सादिया के बाद असम का में एक प्लेस है धुबरी,
तो दिहांग के बाद सादिया से धुबरी तक ही इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। देख रहे, मान लीजिए किताबों में लिखा रहेगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के सादिया तक इसको दिहांग कहते हैं, और सादिया से धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये किताबों से अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं ना, समझ नहीं पाएंगे। उस लिखी हुई बातों को समझने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा ना, मैप देखेंगे तब समझ में आएगा। और मैप देखकर जब आप जो समझ रहे हैं उसको फिर से सोचना चाहते हैं तो बार बार मैप पलट के नहीं देखेंगे ना, तो उसी को कॉपी में डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, तो उसको जब मर्जी में आएगा तब सोच भी पाएंगे। नहीं तो कैसे मान लेंगे हम कि भाई असम में इसको यहीं ये कहते हैं, सही में सादिया धुबरी वहां है या नहीं है? तो ये हो गया ना कि मान लिए होगा कहीं, लेकिन जब आप देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं नहीं हमने देखा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि धीरे धीरे मैप में, अब यहाँ क्लास में बोलूंगा देखने के, तो आप सोचिए मैप जब वर्ल्ड मैप करते होंगे तब तो वहाँ थोड़े थोड़े लोकेशन होते हैं, तब लोग आधे लोगों को नजर नहीं आता होगा, आधे लोग पूरे क्लास में स्ट्रगल करते होंगे, पता नहीं कहाँ बोल रहे, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर छोड़ देते हो, आंखें बंद हो जाती होंगी उनके। तो ये तो इंडिया है, इंडिया में तो और छोटे छोटे लोकेशन है, भारत का को समझना है तो यहाँ तक आप देखें। अब इसको फर्दर आप इलेबोरेट करेंगे, मान लीजिए फर्दर जैसे धुबरी है, अब धुबरी के आगे अगर बढ़ेंगे तो धुबरी के बाद यही नदी जो है, धुबरी के बाद जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करते उसे जमुना कहते हैं। तो जिसे असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसे ही धुबरी के बाद जमुना नदी कहते हैं। और जमुना से आकर जो नदी आकर मिलती है वो इधर से आती है गंगा नदी, और जब गंगा इससे मिल जाती है उसके बाद ही जो है इसे इसे फिर क्या कहते हैं, पद्मा। गंगा किसे जाकर मिल गए, जमुना, और जमुना के बाद आप जैसे मिल गए जमुना से उसके बाद ये पद्मा नदी कहलाती है। और इधर से आती है एक नदी मेघना, क्या हुआ, किधर क्या हो गया, ठीक हो जाएगा, अभी परेशानी, समस्याएं होंगी तभी तो समाधान होगा ना। इधर का स्क्रीन देखे थे मैप वगैरह, ब्रह्मपुत्र नदी का देखा था आप लोगों ने? तो ऐसा देख पाए थे, समझ पाए थे? देखिए, पढ़ना और पढ़ के समझना, मैप देखना और देख के समझना, ये कंपेयर कब कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया, इसके पहले से अगर आप देखे रहेंगे और उसके बाद मैं बता रहा हूं तो आप बोलेंगे हाँ मैंने भी ऐसे ही देख कर समझा था, तो इसका मतलब आपको मैप देख कर समझने आता है? नहीं आता है तो आप कंपेयर करेंगे, पहले देखें, अच्छा ऐसे समझना होता है, तो आप बेहतर जानेंगे ना। रटने को तो मान लीजिए कोई क्या होगा, कई महीनों से सालों से पढ़ रहा होगा, वो रट लिया होगा, तो उसको अगर ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं कुछ भी रट लेता हूं तो यूपीएससी में पॉसिबल नहीं है ना। तो देख कर अब देखिए, जैसे ये इधर आ गए इसके बाद धुबरी के बाद आप बांग्लादेश में आ गए, गंगा से जमुना मिल जाती है, पद्मा कहलाती है, फिर यहाँ से अगर मेघना आकर मिलती है, ये नदी है मेघना, पद्मा से कौन सी नदी आकर मिल जाती है, मेघना नदी है, तो आप कह सकते हैं पद्मा मेघना से मिलती है, और फिर यही इसी नदी का निकास बंगाल की खाड़ी में होता है। अब सोचिए, सिर्फ पहले मुख्य नदी के बारे में लिखेंगे ना,
तो पहले मुख्य नदियों के बाद मुख्य नदी के बारे में लिखेंगे। तो ऐसे ही अब अपना अपना ढंग, यही कंटेंट है। तो आप कहेंगे ना कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में के कैलाश रेंज, तो तिब्बत में कैलाश रेंज के मरियामला दर्रा के समीप से, मरियामला दर्रा के समीप चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। भूल गए कोई वर्ड तो टेंशन मत लिए, उसको स्किप करके बाकी लिख दीजिए। मेंस में क्या होता है ना कि हम जब ये सोचेंगे यही लिखना मस्ट है, तो आप वहां भूल गए तो आप अरे भूल रहे हैं, तो आगे भी नहीं लिख पाइएगा, फिर तो डिरेल हो जाएगी गाड़ी, जो पटरी से उतर जाएगी। इतनी बातें हैं, चूंकि प्रीलिम्स भी है ना, तो जो सामने मिल रहा है इन्फॉर्मेशन उसको देखते हुए चलिए, उसमें से कितना या हो तो मेंस देते देते अभी तो पढ़ रहे हैं ना, तो आ जाएगा। फिर अगला लाइन क्या लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, जो ITSZ से होते हुए हिमालय पर्वत के सिंटेक्शियल मोड़ के बाद यांग्यापला दर्रा के समीप से मुड़ जाती है, मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे असम के सादिया तक दिहांग कहते हैं, सादिया से धुबरी तक असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। धुबरी के बाद ही इस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पश्चिम बंगाल से आकर गंगा जब जमुना से मिल जाती है तो उससे पद्मा कहते हैं। पद्मा जब मेघना से मिल जाती है और इसका निकास बंगाल की खाड़ी में। अब वो अभी नहीं देखना है, ब्रह्मपुत्र के बारे में सोच रहे हैं ना, परिवार के एक सदस्य के बारे में देख रहे हैं कि उस सदस्य का जन्म कहाँ से हुआ, बाकी सदस्यों का जन्म भी सोचने लगे तो इसी में सभी सदस्यों का उलझ जाएंगे ना। तो इसलिए फोकस्ड होना है। प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, मेघना नदी के बारे में नहीं है। अगर हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखना है तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ना कि हम अन्य नदियां कहाँ से निकलती हैं उसको लिखने लगेंगे। अब उसके बाद अगर प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है तो हम अगला क्या लिख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध ब्रह्मपुत्र से आकर मिलने वाली अन्य सहायक नदियों से होगा ना, तो फिर उसके बाद अन्य सहायक नदियों को के बारे में मेंशन करेंगे। अब मेंशन करने के बाद उन सहायक नदियों के बारे में लिखने लगे, तो प्रश्न पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र के बारे में, आप लिखने लगे उनसे मिलने वाली सहायक नदियों के डिटेल में, तो इसीलिए क्या हो जाता है शब्द सीमा के अंदर में नहीं लिख पाते। तो प्रश्न सबसे पहले टॉपिक समझिए कि क्वेश्चन क्या है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र लिख देंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ही लिखना होगा, तो फिर आगे ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र से निर्मित असम के मैदान को लिखेंगे ना, वहां जाके रुक जाएंगे। उसके बाद जैसा क्वेश्चन होगा वैसा लिखेंगे। जो सहायक नदियां हैं उनको सहायक नदी के रूप में ट्रीट करेंगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, किताबों में लिखा रहेगा ये नदी है, उससे ये सहायक नदी आकर मिलती है, वो यहाँ से निकलती है, उससे ये नदी आकर मिलती है, वो यहाँ से, उसी में उलझ जाते हैं। सबका उद्गम याद करना, तो अपने आप इसमें मैप में मार्क कीजिएगा, तो देखिए क्लियर हो जाएगा जब बाद में। तो अब देखिए यहाँ से जो भी आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो यही डायग्राम ड्रॉ किया ना, इधर से ये गंगा नदी और इधर से ये मेघना नदी आकर मिल गई। अब यहां से एक नदी आती है और ये दूसरी नदी आती है, ऐसा लगेगा कि इन्वर्टेड शेप डेल्टा है। देखिए मैप में दो नदियां होंगी, एक का नाम है लोहित तो दूसरे का, मैप नहीं निकाल कर रखे, मैप रखिए निकाल कर। मैप हमेशा सामने रखना चाहिए ना, लड़ाई के मैदान में चले गए सारा जो है हथियार मेन। देखिए लोहित और दिबांग, तो इधर से आती है लोहित नदी और यहाँ दिबांग। तो ऑलरेडी आप मिसमी रेंज देखे हैं ना, मिसमी रेंज, तो ऐसे ही स्रोत पता चल जाएगा। पीटी में पूछेगा, जब आप इसको बाद में यहाँ माउंटेन रेंजेस दिखा देंगे
तो पता लगा दिमाग जो है लोहित मिसमी रेंज से आती है, लोहित जो है तिब्बत के क्षेत्र से आ रही है। दिबांग लोहित के बाद सुबनसिरी और धानसिरी है। एक नदी का नाम है सुबनसिरी और दूसरी नदी का नाम है धानसिरी। एक नदी इधर से आती है, वह सुबनसिरी, और धानसिरी इधर से आती है। दोनों में से कोई भी नहीं है। तो पहले सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है कि धानसिरी? पहले सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी के अपवाह क्षेत्र में ही माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, रिवराइन आइलैंड जो है माजुली है। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर देखे थे मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल कौन सी नदी पे है? यही रिवीजन हो गया, ये हो गया रिवीजन। जब उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई क्वेश्चन सामने नहीं गया, तो कॉपी खोल कर देख लिया, उसको होते हैं तो रिपीटेशन, ठीक है। तो सुबनसिरी इधर से आती है, इसी के अपवाह क्षेत्र में, सुबनसिरी नदी के अपवाह क्षेत्र में है माजुली द्वीप। ठीक है। उसके बाद देखिए सुबनसिरी के बाद कामेंग है ऐसी कोई नदी? नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए किधर से आकर मिल रही है, इधर से आ रही है कि मिल रही है कामेंग सुबनसिरी धनसिरी के बाद की। अभी उद्गम पे मत जाइए, आ रही है राइट से, ऐसे ही आ रही है ना, ऐसे मार्क कर लीजिए। धानसिरी के बाद मिल रही है कि पहले मिल रही है? थोड़ा सा देखिए, ऐसे अगर धानसिरी है तो यहीं पर इसके बाद में, लेकिन समीप है दोनों। ये सब क्यों बोलते हैं कि इससे दिमाग में हिट कर, अच्छा ऐसे सोचे थे, तो वहां क्वेश्चन पूछेगा पीटी में कहीं तो स्ट्राइक कर जाएगा। अब देखिए कामेंग के बाद अमो और मानस, तो पहले कौन सी नदी आ रही है? पहले कौन सी नदी है? मानस। उसके बाद कौन सी नदी आ रही है, मिल रही है? अमो। तो मानस, अमो और तीस्ता, इन तीनों में कौन बांग्लादेश में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से? तीस्ता। तो देखिए ऐसे मिला, ऐसे है। तो सुबनसिरी, कामेंग, अमो, मानस और बांग्लादेश में तीस्ता। इन सब नदियों का जो है ना ज्यादा महत्व कब होगा, जब आप यहाँ जाइएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। इन्हीं नदी के अपवाह क्षेत्र में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? देखिए आपके पास होगा ना, मैं एटलस आप, अच्छा सही बताइए, मुझे जानकारी अभी, मैं तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एटलस आपके पास है, जवाब देखकर आप देंगे ना। तो कहाँ पर है? असम बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, सीधे बांग्लादेश में जाकर कौन सी नदी मिल रही है? तीस्ता। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे आपने नदी के अपवाह क्षेत्र को दिखा दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर, आप मिसमी रेंज जानते थे,
उसके बाद आप पटकई बूम भी जानते हैं, उसके बाद आप मणिपुर हिल जानते हैं, उसके बाद आप मीजो हिल, तो नागा रेंज, मणिपुर हिल, मीजो हिल, इधर से त्रिपुरा हिल है ना, तो ये बाद में ऐसे मार्क कर लिए। इधर आपने अभोर मिरी डफला मार्क किया, और बाद जब सभी को कर लेंगे तो एक लास्ट में एक फ्रेमवर्क ऐसे बन जाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र, उसमें पर्वत, पठार, मैदान, ये जो इधर आप धुबरी है इस तरफ, इधर मेघालय का पठार है, इधर आप मिकी, रेंगमा, बरेल रेंज देखे। तो जब इसी नदी के अब देख रहे हैं नदी के अपवाह क्षेत्र को और सोच ले रहे हैं पर्वतों के बारे में, तो उसको रिवीजन कहते हैं, यही लिंकिंग। लेकिन एक एक करके होगा ना, अभी आपका फोकस किस पर रहना चाहिए? नदी के अपवाह क्षेत्र पर। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कौन कौन क्षेत्र से होती है? कई क्षेत्र से हो जाएगी, उत्तराखंड से भी जा सकते हैं, ठीक है, और नेपाल से भी जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से भी जा सकते हैं, लद्दाख वगैरह से, भूटान से भी जा सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से भी जा सकते हैं। कई रेंज है ना, सिंधु नदी की तरफ से भी जा सकते हैं, असम की तरफ से भी जा सकते हैं। जोशीमठ जो है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसीलिए है, जोशीमठ जो था वहां से चाइना, वो ऐसा पॉइंट था, उसके बाद से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिली टेरेन है ना, नदियां, ग्लेशियर वगैरह थे, अरे बृहद हिमालय में चले गए, तो आम आदमी के लिए उधर पहाड़ी क्षेत्र में जाना मुश्किल था। तो वो जो क्षेत्र बना वहाँ पर लोग रहने लगे, वो मेन। वहाँ से आप बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, वहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हैं, वहाँ से आप अमरनाथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना, गंगोत्री, तो इन सब, यमुनोत्री जा सकते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से आप कई जगहों में, और वहाँ से चाइना पहुँच गए। नहीं, लोग जाते हैं, कई लोगों का आस्था होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इसको जो डायग्राम आपने बनाया, इसको, इसके बाद इससे संबंधित जो मैदान है, तो असम ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय, उत्तर पूर्वी भारत में असम ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध असम के मैदान से, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का भाग नहीं है, भारत के उत्तरी मैदान से अलग है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान से ही संबंधित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी प्लिस्टोसीन हिमयुग के बाद, प्लिस्टोसीन हिमयुग के बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई। पहले यह माना जाता था, इंडो ब्राह्म थ्योरी है, इंडो ब्राह्म थ्योरी के अनुसार सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ बहती थी, और ऐसे सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी जो देख रहे हैं, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी में जो जिधर सिंधु नदी जा रही है उधर से ब्रह्मपुत्र नदी का भी अपवाह होता था, और उधर से होते हुए पाकिस्तान से होकर वो पोटवार बेसिन से जाती थी किधर, अरब सागर में, फिर हिमालय का ओरिजिन ही, तो भू संचलन हुआ। तो जो मरियामला दर्रा है, तो मरियामला दर्रा के एक तरफ से स्लोप बना, ITSZ बन गया, उस ITSZ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जाने लगी, और मरियामला दूसरे ITSZ से होकर सिंधु नदी प्रवेश चलेगी, दोनों को स्लोप मिल गया, ठीक है। तो जब दोनों ही नदियां दो डायरेक्शन में मूव कर गई तो लगा अच्छा, इंडो ब्राह्म थ्योरी की जगह पर अब क्या होगा, सिंधु, और तो सिंधु से भी प्राचीन नदी कौन सी होगी, सिंधु के बाद नदी कह सकते हैं, जो भारत उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जो नदी आई है वो बाद में, उसका कह सकते हैं उसकी दिशा कब बदली, हिमालय के ओरिजिन के बाद। तो दोनों का स्रोत एक जगह है ना, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी असम का जो मैदान है, तो असम के मैदान के एक तरफ, असम के मैदान के एक तरफ मिसमी, पटकईबुम, नागा रेंज, मणिपुर हिल है, तो उत्तर पूर्वी भारत के पूर्वांचल हिल के पर्वत है। दूसरी तरफ अभोर मिरी डफला हिल है, पर्वत है ना, और दक्षिण में मेघालय का पठार है। तो ये उत्तर में, उत्तर पूरब में, अगर ऐसे देखा जाए, मैप देखिए केवल, तो मैप में इस नदी के उत्तर पूरब में सिंटैक्सियल मोड़ है, पूरब में पूर्वांचल हिल के पर्वत है, दक्षिण में इसके मेघालय का पठार है, और इधर पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर पश्चिम में तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, और पश्चिम में किससे मिल जाते हैं, असम के क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल के मैदान से।
असम के मैदान से होते हुए अगर आप आगे जाइएगा तो असम का मैदान सीधे आगे वेस्ट में जाने पर असम के बॉर्डर पर कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल नहीं है ना? और वेस्ट बंगाल पहाड़ है, वहां की मैदानी क्षेत्र है, तो ये पश्चिम बंगाल के मैदान से जुड़ गया ना। तो जैसा मैप देख रहे हैं वैसा मैप देखकर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बताएं। तो मैप में देखिए कि इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में और फाइनली साउथ वेस्ट में इधर। तो इस तरफ इधर पर पश्चिम बंगाल का मैदान है, इधर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। टाइगर हिल जो है वहीं पर सिक्किम है, वहीं से निकलती है, तो उस क्षेत्र से तो सिक्किम से निकल रही है। सिक्किम जो है, सिक्किम के साथ तो वहां पर वो पहाड़ी क्षेत्र है ना, बृहत हिमालय है, तो ये जो लोकेशन हो गया। आप सोचिए असम का मैदान जो है जलोढ़क मैदान है, तो उत्तर पूर्वी भारत में यह कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ अनाज फसलों में धान की खेती की जाती है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में यह खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है, खनिज तेल का यहाँ भंडार है, तो यहाँ कृषि भी की जाती है, खनिज तेल के भी भंडार है साथ में, इसलिए यह जो है उधर पूरे पहाड़ी क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी भारत में ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी है। लेकिन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने अपवाह मार्ग को बदलती रहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अपने अपवाह मार्ग को परिवर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आते रहते हैं, जो इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण। ठीक है, तो फ्लड प्रोन जोन है इंडिया का। आप सोचिए फ्लड प्रोन जोन है, जब आप फ्लड पढ़ेंगे तो अभी आपको लैंडस्केप पता है, तो जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर प्रवेश करती है तो ढाल से होकर आ रही, एक ही बार ढाल में कमी आती है ना, बेसिन में प्रवेश करती है, एक ही बार अपने साथ जितना पानी लेकर आती है वो छोड़ देती है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह क्षेत्र चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है, जो सकरा बेसिन है ना, इसका बहुत विस्तार नहीं है और गहराई भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसे सकरा है और नदी बेसिन है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। इसलिए जब भी भारत में जब मानसूनी वर्षा होती है तो इस नदी की जल ग्रहण करने की क्षमता कम है, तो एक तो पानी तेजी से आता है और भरता है, और बारिश के कारण जो पानी भरता है उसका भी निकास तेज है, जो यहाँ बाढ़ आने के तो कई सारे कारण बन जाए। तो जब फ्लड पड़ेगी तभी तो जानिएगा ना। ठीक है, तो यहाँ जब असम का मैदान पढ़ेंगे तो असम के मैदान के क्रॉपिंग पैटर्न को देखना होता है। असम के मैदान में खनिज तेल के भंडार, उत्पादन के केंद्र को, शोधन के केंद्र को असम के मैदान में। उसके बाद देखते हैं कि इस क्षेत्र में फ्लड जो है उसके बारे में, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सबको देखना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना नोट करा रहे हैं उतना ही आपको असम के मैदान के बारे में भूमिका लिखनी होगी, तो जो आप लोग को नोट करा रहे हैं वही लिखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत में असम के मैदान उत्तर पूर्वी भारत में असम के मैदान का संबंध ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र से है। भौगोलिक दृष्टि से असम का मैदान भारत के उत्तरी मैदान से भिन्न है, लेकिन
अलग है, भिन्न है या अलग है, लेकिन उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से संरचना की दृष्टि से यह भारत के उत्तरी मैदान का ही एक भाग है। भारत के उत्तरी मैदान का ही एक भाग है। इसकी उत्पत्ति भी प्लीस्टोसीन हिम युग के बाद प्लीस्टोसीन हिम युग के बाद अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़क संरचना के रूप में हुई। जलोढ़क संरचना के रूप में हुई है। यह उत्तर पूर्वी भारत में कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ खनिज तेल का भंडार होने के कारण खनिज तेल उत्पादन और शोधन के केंद्र को स्थापित किया गया है। खनिज तेल भंडार होने के कारण खनिज तेल उत्पादन एवं रिफाइनिंग शोधन के केंद्र को स्थापित किया गया है। यह उत्तर पूर्वी भारत में औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अपवाह मार्ग को परिवर्तित किए जाने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अपवाह मार्ग को परिवर्तित किए जाने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है। बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है। बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन का बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। ठीक है। अब बताइए कि अभी तक आपने भारत को देखा, तो भारत में हिमालयन रीजन है, तो जो जम्मू पंजाब हिमालय है,
जिसमें लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। वहाँ पे समस्या है, कभी भी वहाँ एवलांस हो जाता है, हिमस्खलन। वहाँ पर क्या है, अगर एवलांस स्नोफॉल हुआ और हिमस्खलन हो गया तो लॉस हो सकता है। तो वह क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन जोन तो है ही, साथ में वहाँ लैंडस्लाइड भी हो सकता है, और वहाँ लैंडस्लाइड के कारण हिमस्खलन हो सकता है। उस क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगर औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होगी तो वही एवलांस का भी कारण बन सकता है। ये तो नेचुरल प्रॉब्लम्स है। साथ में जब पढ़िएगा आपका सेकंड पेपर, थर्ड पेपर की बात करें तो आतंकवाद की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है ना, तो वहाँ आतंकवाद की समस्या थी। तीसरा जब आप पढ़िएगा भारत और भारत का पड़ोसी देश संबंध, तो भारत पाकिस्तान चाइना, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान चाइना के साथ वहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो जिस जिस विषय में जाइएगा वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है इसी हिमालय पंजाब रीजन को, यानी लेह लद्दाख और कश्मीर को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में जाइएगा तो इस कारण से लेह लद्दाख और कश्मीर की तुलना में हिमाचल प्रदेश ज़्यादा डेवलप है। ऐसी समस्याएं वहाँ नहीं है। वहाँ पर समस्या होती है क्लाउड बर्स्ट हो गया या लैंडस्लाइड हो गया, तो ऐसी समस्या हो सकती है। उसका उत्तराखंड आ गया तो चूंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा है, उत्तराखंड जो है वहाँ ग्लेशियर्स अधिक है, हिम नदियों की संख्या अधिक है, इसलिए। और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख की तुलना में अधिक बारिश भी होती है। अगर क्योंकि बारिश का पूरब से पश्चिम करेगा तो उत्तराखंड पहले आता है ना, तो कभी भी अगर वहाँ औसत से अधिक मात्रा में बारिश हो जाए तो क्लाउड बस्ट हो गया, बारिश हो गई और साथ में लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड आ गया, तो और समस्या बढ़ सकती है। उत्तराखंड में आइएगा तो उत्तराखंड जो है धार्मिक पर्यटन के केंद्र, कई सारे धार्मिक स्थल हो गए ना, इतने सारे, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और उसके बाद चले गए नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है, नेपाल बफर स्टेट है भारत का। बफर स्टेट का मतलब चीन और भारत के बीच में बफर राज्य काम कर रहा है, इसलिए। उसके बाद सीधे पहुंच गए भूटान। भूटानी है ना कि सिक्किम, सिक्किम उसके बाद भूटान, तो बीच में नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम है। वो बफर का काम करा नेपाल और भूटान के बीच में, ठीक है ना। और सिक्किम में क्या, सिक्किम भारत का ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम जो है भारत का ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब वो भारत का एक ऐसा देश राज्य है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जो है, लोगों ने वहां ये एग्जाम्पल सेट किया कि किस प्रकार हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए भी सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भूटान है। भूटान में जो है जीडीपी जीएनबी नहीं देखा जाता है, वहाँ नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है। तो भूटान ने एग्जाम्पल सेट किया कि किस प्रकार जो है प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हैप्पीनेस को ज़्यादा महत्व देकर हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसका उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में है, तो देखिए कहीं पहाड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहीं पर तो पर्वतीय क्षेत्र है तो स्थलाकृतिक विषमता है, उसकी अपनी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ कनेक्टिविटी भारत से उसकी बेहतर नहीं है। तो भारत से अलग थलग क्षेत्र था, तो रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप अभी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका। तो उत्तर पूर्वी भारत हो या भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत के संपन्न क्षेत्रों में से एक है, जहां हम चाहें तो वहाँ के नेचुरल कंडीशन को ध्यान में रखकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, फलों सब्जियों की खेती कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। और वहाँ पर हम इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे हम कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है, वह क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक हो गया कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरा जिस क्षेत्र में ऊर्जा संकट की समस्या है, तो कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों जहाँ पर नहीं है, वो क्षेत्र रिसोर्स संसाधनों के भंडार के दृष्टि से संपन्न होकर भी वहां पर उसका उपयोग नहीं हुआ। तो इसलिए जब क्वेश्चन करेगा कि प्राकृतिक संसाधन, ये फलाने उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की संभावनाओं को बताइए, तो जब क्वेश्चन मेंस में भी आगे बढ़िएगा तो उसी का बैकग्राउंड बन रहा है। तो आप
उपयोग की संभावनाओं को बताइए। तो पहले बताना होगा कि प्राकृतिक उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में कौन कौन से संसाधन हैं, और अगर उन संसाधनों का हम उपयोग करना चाहते हैं तो संभावनाएं अगर क्या क्या हैं, लेकिन उन संभावनाओं को देखते हुए बाधाएं क्या हैं जिससे वो डेवलप नहीं हुए, तो सजेस्ट करना होगा। ठीक है ना। तो अब ये एक इंडिया का आपको परिचय हो गया। अब इसी में जो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कल इंडस्ट्री वाले पार्ट को, उसी को कंक्लूड, उसका एक बेस बन जाएगा। तब हम लोग मैप उठाएंगे मिनरल बेल्ट। आप पहले मिनरल बेल्ट में देखेंगे कि भारत में मिनरल बेल्ट कहाँ कहाँ खनिज संसाधन है। तो जहां खनिज संसाधन होंगे वहां खनन और खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास होना चाहिए ना। तो अगर खनिज संसाधन हो और खनिज संसाधनों के होने के बावजूद भी अगर वहां खनन और खनन पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हुआ हो, तो उसका एक कारण क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव। तो जो हर बार जब भी कभी कोई टॉपिक आप करेंगे, ये था मतलब भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत। अब वो मैप के सेक्शन में पर्वत पठार मैदान आपने देख लिया। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नदी घाटी परियोजना है। आप देखिएगा आपके पास है, क्या कहते हैं, चैप्टर ही होगा, भारत का भूगोल मिला है ना? नहीं है, बुकलेट मिला है आपके पास? नहीं है, दिखा देते हैं। एक चौट उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र। अब सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि बीच में आपके पास 8 तारीख को होली है ना। होली के एक दिन पहले होली मनाइएगा, होली के एक दिन बाद मनाइएगा, ठीक है ना। तो 7 तारीख को मनाइएगा, 8 तारीख को मनाइएगा, 9 तारीख को मनाइएगा, लेकिन अभी 5 है, 6 है, 2 दिन इधर भी है, और उसके बाद उधर 10, 11, 12 है। तो उतने समय में अगर आपको समय हो, आप यहीं रह रहे हैं, तो कितना बाहर निकल कर ऐसे ही टहलते रहेगा, दिल्ली पुलिस वाले पकड़ कर लेकर चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, फिर बाद में आप संस्कृति या इसका आई कार्ड भी दिखाएगा तो हम लोग के पास फोन के बोले नहीं जानते, थाना में कोई ले जाएगा तो। गैर कानूनी कार्य कीजिएगा तो बैग देखकर भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ चूंकि ब्रेक मिल रहा है ना एक, तो पहले आपको टेस्ट करा देता था कि अब टेस्ट होने वाले, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। तो जो ब्रेक मिल रहा है उस ब्रेक में अगर आप चाहें तो इसमें पहला दिया हुआ है उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये टॉपिक डिस्कस हमने कर लिया है। उसका दिया प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार ही किए हैं ना। फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान और गंगा का मैदान, यही किए थे ना। उसके बाद असम का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो लिखा हुआ असम का मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं वो आपको पहले अपने से देखते रहना है। अपने आप से क्यों देखेंगे? क्योंकि आगे जो है अगर बोलिएगा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं देखेंगे, तो मैं क्या करूंगा, फिर आपको वीडियो दिलवा दूंगा, और आप बोलेंगे नहीं हम अपने आप से देखेंगे। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो सीधा टॉपिक आएगा जब आपके सिलेबस, आपके आगे एक सेक्शन होगा, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के केंद्र। यहाँ पर जो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के केंद्र है ना, टॉपिक नंबर 9 है, वहां तक में आपके पास समय रहेगा, ठीक है ना। बुकलेट मिला है आप लोगों को ना। अब उसके बाद जो है हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, उसके साथ में उत्तरी भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आधार बनाकर मैं आपको उस नदी पर कौन से डैम है, कौन से जलाशय हैं, कौन से जल विद्युत परियोजना है वो बताऊंगा। तो आपको ज्यादा उसका महत्व समझ में आएगा, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा इसीलिए। और 5 मतलब आपको टॉपिक बताते चल रहे हैं, तो यहां पर ऐसे मार्क कर लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अभी मैंने नहीं कराया है, इसको आपको मैंने अपने लेवल पर बोल दिया है कि अपना देखते रहिए मैप,
ठीक है ना। उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना करा दिया आपको। अब भारत की भूगर्भीय संरचना के बाद भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां, अर्थात भारत के धात्विक खनिज संसाधनों का वितरण और भारत के अधात्विक खनिज संसाधन, कोयला का वितरण, खनिज तेल, ये जो टॉपिक है, ये भी जो मैं अभी टॉपिक करा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, इसको लिखाने के बाद फिर आपको एक सप्लीमेंट नोट्स भी मिल जाएगा जो अभी करा रहा हूँ। और फिर हम लोग इंडस्ट्री से किस प्रकार के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उनको आधार बनाकर आपको ये जो जितने भी टॉपिक, खनिज पट्टियां, तो टॉपिक नंबर 5 से 6 के बीच में, 5 से और 6 के बीच में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किस टॉपिक कर रहे हैं, उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन से। थोड़ा मेरा तरीका अलग है, मैं चाहता हूं कि मान लीजिए कि किसी को किताब मिल भी जाए तो उसको वो बेनिफिट ना हो जो क्लास कर रहे हैं। होना चाहिए, बताइए क्यों होना चाहिए। जो किताब, जो क्लास नहीं कर रहे हैं उसको भी उतना ही बेनिफिट हो जाए जितना आपको हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना। अरे इसलिए बीच बीच में ना ऐसा ऐसा एक टॉपिक हो उसका आपको मैटर दे देंगे, कोई एक किताब पढ़ेगा तो समझ में आएगा नहीं कि इसका कैसे लिंक है। भाई आप बताइए, घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें झेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर एक ये जो पाठ है, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार कारक, चाहे आप कोई भी कारक लें, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हैप्पी होली आपको। होली घर जा रहे हैं ना, अच्छे से जाइएगा रास्ते में। हाँ, जैसे कोई भी टॉपिक है, अभी हम लोग डिस्कस करें, अभी हम लोग कल लास्ट में डिस्कस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेशक डिस्कशन का ये टॉपिक है, लेकिन पहले ऊपर में ऐसे लिख देना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहां पर क्या था, कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि यह इसकी भूमिका है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो जो कच्चे माल यानी प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से संपन्न है। मतलब भूमिका क्या है, प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अगर संपन्न है, उसके बाद भी अगर वहां माइनिंग, अगर वहां कृषि, या अगर वहां इस पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, तो उसका जवाब यहां से मिलेगा। पहले प्रश्न पूछेगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र, भारत के ग्रामीण क्षेत्र जहां आज भी किसान जीवन निर्वाहन के लिए कृषि कर रहे हैं, जो कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वो क्यों है, स्पष्ट कीजिए क्यों पिछड़ा हुआ है। तो कहेंगे उसका एक कारण इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो सोचिए, प्रश्न पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा कि आ गया कृषि पर। प्रश्न कैसा है कि भारत में आज भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी जीडीपी में कृषि का योगदान कम है, क्यों, स्पष्ट करें। तो आपको लगेगा क्वेश्चन कृषि पर है, लेकिन क्वेश्चन कृषि पर नहीं है, क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दो तरह, एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत संरचना की कोई परिभाषा नहीं होती है। जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो वैसे साधन जिनका उपयोग करके हम संसाधनों को क्या करें, उपयोग में ला सके।
तो संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो हमारे पास साधन होने चाहिए वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्लास में हूं, तो मैं मानव संसाधन हूं, आप इस क्लास में हैं, आप भी मानव संसाधन हैं। तो अभी मैं मैं अगर आपको सर्विस दे रहा हूं जिससे आपका जो रिसोर्स वैल्यू है वो बढ़े, आपका रिसोर्स वैल्यू क्या हो, बढ़े, लेकिन मेरा उपयोग करने के लिए यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अगर अभी जैसे अभी वो स्क्रीन काम नहीं कर रहा था तो टेक्निकल फॉल्ट आया ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मान लीजिए ये माइक काम करना ऐसे ऐसे बंद गया, प्रयागराज, और प्रयागराज से लेकर भारत देश में जो लोग भी लाइव क्लास अभी कर रहे हैं, सबका क्या हो जाएगा, कार्य वहीं क्लास से जो उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो किसी भी संसाधन का उपयोग करके जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं उसके लिए जो हमें साधन होने चाहिए उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो चाहे हम कोई भी दुनिया का कोई भी काम करें उसमें सभी क्षेत्र में सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, ऊर्जा है। कोई भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा होनी चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए ऊर्जा जो है ये चाहे कृषि हो, चाहे खनन हो, चाहे कृषि पर आधारित उद्योग हो, चाहे खनन पर आधारित उद्योग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार चाहे कोई भी काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए। ये जो अभी नई सरकार, मतलब अभी जो सरकार केंद्र सरकार है, 2014 से लेकर 2022-23 हो गया, इस सरकार की और क्या उपलब्धि है, नहीं वो सब्जेक्टिव है, लेकिन एक उपलब्धि है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी क्या हो गई, बेहतर हो गई। और क्योंकि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार होती, अगर वो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करती तो देश का इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि ऐसे जगहों पे डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ी अभी है जहां संसाधन तो हैं लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, उसका हमें आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए कल हमने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हमें वाटर की, देखते हैं आपसे बेहतर कौन समझेगा, मोबाइल और पानी का बोतल तो दोनों आपके साथ रहेगा, चाहे एटलस छूट जाए, क्लास नोट छूट जाए, चाहे आप छूट जाए। तो मोबाइल जो है वो कनेक्टिविटी है ना, ट्रांसपोर्ट का विकल्प है। अरे मोबाइल आपके पास नहीं रहता तो रह कर जो आपको चेक करना चाहते हो, भाग के कोचिंग नीचे रहता है कि आप कोचिंग ही कर रहे हैं कि नहीं, तो कम से कम है ना, तो मोबाइल है तो जो आपको चेक करना चाह रहा है वो तुरंत ऐसे मैसेज कर देगा, आप बोले हाँ कभी क्लास कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी, जरूरत पड़ेगा बाहर जाके ऐसे वीडियो देख लो, यहाँ संस्कृति आई है इसमें। ठीक है ना। अब उसी तरह दूसरा यहाँ पर है ना, ऊर्जा ही नहीं रहेगी, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, भोजन नहीं करेंगे, मतलब खाना ढंग से भोजन नहीं किए, चक्कर खा रहा है, आधा नींद में रहते लोग, 3 बजे वाले बैच में ही समस्या होती है, भोजन करके आते हैं तो आधे नींद में रहते हैं सब। और उसके बाद जो भी उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो पैडी कल्टीवेशन रीजन से होते हैं, जो चावल खाते हैं, तो दिन में भी चावल, रात में भी चावल, सुबह में भी चावल खाएं, पानी पिए, अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है, वो आधा नशा में रहते, डोलते रहते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपकी ऊर्जा बनी रहे, तो पौष्टिक भोजन, बोलते हैं कि ऊर्जा, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो ऊर्जा का संचार होगा, ऊर्जा का मिसयूज नहीं होगा।
उसके बाद देखिए ये और ये, उसके बाद हमने कल आपको बताया लेबर, तो हम लोग लेबर ही तो है। हम लोग जो है बस क्या है, हम लोग दो तरह के लेबर होते हैं, कि स्किल्ड होते हैं कि अनस्किल्ड होते हैं। तो जो जिसको खेती करने आता है वो खेती करने के लिए स्किल्ड है, वो खेती छोड़ करके कहाँ आ जाए, गांव में आकर से छोड़कर यहाँ रिक्शा सब्जी बेचने लगे। मान लीजिए गांव में रहने वाला कृषक गांव को छोड़कर शहर में आ गया और सब्जी बेच रहा है, काम कर रहा है, तो वो अनस्किल्ड हुआ ना, वो स्किल्ड उसमें है। तो जो आप अभी कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स करने के दौरान 1 वर्ष लगता है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप यूपीएससी के में सिलेक्शन लेने के लिए, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्किल्ड हैं या नहीं। 1 वर्ष में पता चल जाता है। तो 3 उसमें सबसे पहला है कि 12 महीने तक आप पढ़ें तो सब्जेक्ट बदलता रहेगा, टीचर बदलते रहेंगे, तो टीचर भी नए, सब्जेक्ट भी नया, और हमेशा हर नए नए विषय से आपका परिचय होता रहेगा, और हर नए विषय पर हमेशा टेस्ट होगा। एक ही पर तो नहीं होता, हमेशा आपको प्रेशर मिलता रहेगा, प्रेशर बनता रहेगा ना कि हमेशा नया विषय पर टेस्ट हुआ, और डेली क्लास में आना, क्लास में अटेंटिव रहना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आ जाऊँ, बोलूँ अरे आज एकदम जो है ना पढ़ाने की एकदम इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है ना, बहुत रात जो है मैंने कल जो है ना पार्टी में चले गए थे, बहुत भोजन कर लिए थे। मतलब हमने ऐसा कैसे, ये उदाहरण कैसे दे रहे हैं, प्रयागराज से लोग, प्रयागराज में जो वहाँ रहते थे, जैसे हम लोग वहाँ गए जाते थे पढ़ाने के लिए, तो हम कई स्टूडेंट आते थे कि सर हम लोग यहाँ पर अब एक जगह कहीं और कोचिंग कर चुके हैं, दोबारा करना पड़ रहा है, उतनी फीस नहीं दे सकते हैं, कुछ भी। कुछ लोग वहाँ से आ जाते थे कि हम लोग जीएस पढ़ने यहाँ आ गए दिल्ली, टीम वैसी नहीं है। तो मैं पूछता था ऐसी क्या बात है, अभी तो पढ़ाते हैं। बोले कि सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जैसे हम लोग जाते थे जो वहाँ के लोकल हैं, तो पहले बोलते थे कि अरे यार पहले जमा ही लेते थे, पहले बातें यार कल चले गए थे भोज में, बहुत पूड़ी सब्जी पूड़ी उड़ी खा लिए, आज रहने दो, कल पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के मान लीजिए तो एक दिन ठीक लगेगा, 2 दिन ठीक लगेगा, तो अब मैं बोलूँ यार शाम में 6:30 के बैच में जाऊँ, सुबह ऑप्शन ले लूँ, 11:30 बजे ले लूँ, 3 बजे ले लूँ, 6:30 बजे बोलूँ सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ, थक गया हूँ यार। तो आप मन में नहीं सोचेंगे जब थक गए हैं, आपको पढ़ाने की इच्छा है, तो पढ़ा क्यों रहे हैं। स्किल का मतलब क्या हुआ कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को अगर आप एफिशिएंट वे में करेंगे तो ऊर्जा की खपत कम से कम होगी ना, मिसयूज ऑफ एनर्जी जो है कम से कम होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में आज के समय जो एग्रीकल्चर कहा जाएगा, जब आप आगे बढ़िएगा तो हम कहेंगे कि ठीक है तकनीकी विकास हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा यहाँ निवेश किया जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनों को लाए जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह के टेक्नोलॉजी को समझने और काम करने वाले लोग स्किल्ड नहीं हो। मान लीजिए वहाँ सिस्टम पे बैठ रहे हैं, उसको ये स्किल्ड ना हो ये सब यूज करने का, तो उनका वहाँ बैठना बेकार हो जाएगा ना। तो ये है कुशल श्रमिक। तो जब आप बोले कृषि का मैकेनाइजेशन, तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हम बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध करा दें, कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण कर दें, लेकिन उन मशीनों को उपकरणों को उपयोग करने के लिए किसान स्किल्ड ही ना हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए कई बार जो इंडस्ट्री लगाए जाते हैं तो कहेंगे कि श्रीनगर में ऊनी कालीन जो है कारपेट, तो वहाँ के लोग स्किल्ड हैं कारपेट को बुनने के लिए। तो कहीं पर जो है कोई बोलेगा कि मुरादाबाद में जो है तांबे ब्रास वगैरह का जो है, ठीक है, उसके बर्तन बन जाते हैं। तो कहीं पर बोलेगा अलीगढ़ में जो है ताला बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हर तरह का जो है हर जगह के अलग अलग स्किल्ड होते हैं ना। जैसे आप बोले हस्तशिल्प उद्योग, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां पर उस प्रकार के स्किल्ड लोग रहते हैं। लेकिन इसके बारे में लोग ऐसा भी कहें कि इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री लगाते हैं
उनके पास दो ऑप्शन है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां उद्योग लगाएं, जहां सस्ते श्रमिक है वहां उद्योग लगाएं। तो दोनों में किसका प्रभाव ज्यादा होगा? श्रमिक मोबाइल होते हैं, श्रमिक मोबाइल होते हैं। तो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, जहां बेहतर आधारभूत सुविधाएं होती हैं वहीं पर इंडस्ट्री लगाते हैं, लेबर तो वहां आ ही जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के स्किल्ड जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के इंजीनियर थे, बीटेक किए, सब कहाँ चले गए? साउथ चले गए। और साउथ में जो स्किल्ड थे, जब लगा वहां से यहाँ लोग आ रहे हैं तो साउथ वाले सब कहाँ चले गए? बाहर चले। ठीक है, तो स्किल्ड ये हो गया। तो अब सोचिए, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अगर स्किल्ड लेबर आ जाएंगे तो वहां पर उनके आने से वहां की जनसंख्या भी बढ़ेगी ना। अर्बनाइजेशन भी, देखिए ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब टॉपिक का बेस है, फंडामेंटल टॉपिक है। एक वर्ड होता है औद्योगिकरण, दूसरा वर्ड है नगरीकरण। ठीक है, तो अभी जो समझा रहे हैं, तो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। तो नगरीकरण का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेस है जहां पर आपने उद्योग को स्थापित किया। तो उद्योग को स्थापित करने वाले, उद्योग को स्थापित किया तो यहां क्या हो गया? रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। रोजगार के अवसरों के उत्पन्न होने पर बाहर से जो स्किल्ड लोग हैं वो भी आएंगे, और बाहर से ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो अनस्किल्ड हो, जो लेबर के रूप में काम करना चाहेंगे। तो उनके आने से यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो चेंज करेगा ना। उनके आने से डेमोग्राफी चेंज करेगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो डेमोग्राफी चेंजेज होंगे। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ भूमि पर दबाव बढ़ने लगेगा, तो भूमि की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब भूमि की कीमत अधिक होने लगती है तब वो समय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भूमि की कीमत, भूमि संसाधन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो जहां पर आप लोग देखे थे, वर्ल्ड टूर कर रहे थे, हम लोग बोले कि पोलैंड के लॉर्ड्स में, पोलैंड जो है वहां वारसा में सूती वस्त्र उद्योग तो स्थापित किया गया, लेकिन बाद में उसका विकेंद्रीकरण किया गया जब ये देखा गया कि वहां सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करना लाभदायक नहीं। तो जब किसी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीकरण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कई उद्योगों का विकास होने लगता है, तो एक उद्योग से जो उत्पादन होता है, एक उद्योग से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो इसका निर्गत है, वो दूसरे के लिए आगत होता है, और ऐसे एक साथ कई उद्योगों का विकास हो जाता है। तो ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, नगरीकरण से बाजार का बल क्या होता है? बाजार की मांग बढ़ती है, वहीं पर मार्केट भी हो जाता है ना, और इस कारण से वहां उद्योगों का विकास इंडस्ट्रियल, औद्योगिक संकुल के रूप में हो जाता है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? जैसे ये पूरा इलाका है, ये जो मुखर्जी नगर ये देख रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। ये 72, पहले सोचिए यहाँ एक पिक्चर हॉल था, पिक्चर हॉल के बाद जो है कई सारे ऐसे ये बिल्डिंग्स बने। ये बने इसलिए थे कि इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यहाँ मार्केट रहेगा, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके लिए मार्केट होगा, उनके लिए यहाँ उसके बाद यहाँ ऑफिसेज होंगी इस तरह के। लेकिन जैसे यहाँ पर बाहर से लोग आए, तो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, तो कोचिंग इंडस्ट्री को जब यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने लगे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पहले क्यों खुले? क्योंकि यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय था, तो पहले जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग थे उनको देखकर यहाँ कोचिंग संस्थान खोला गया, और जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जिनको हॉस्टल वगैरह नहीं मिल पाता था वो लोग यहाँ के रहते थे। फिर उसके बाद कोचिंग संस्थान जब यहाँ खुला, तो एक कोचिंग खुला तो दूसरा कोचिंग खुला, तो इससे क्या हो गया? ये एक जो है एक हब, इंडस्ट्री, कोचिंग का हब बनने लगा। तो बाहर से लोग आने लगे, यहाँ की संख्या बढ़ने लगी, तो कई कोचिंग सेंटर खुल गए, तो एक कॉम्प्लेक्स बना। ये बत्रा कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उधर वर्धमान प्लाजा है,
वो वर्धमान प्लाजा जो है, वो वर्धमान प्लाजा नेहरू विहार क्रॉस करके तो प्लाजा था, कॉम्प्लेक्स नहीं था, शॉपिंग प्लाजा जैसा। तो पहले वहाँ क्या था, वहाँ पर पहले वाइन की केवल दुकान थी और कुछ नहीं था। फिर वहाँ कोचिंग खुल गया, तो वहाँ आसपास लोग रहने लगे। ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, जनसंख्या। अब भूमि की कीमत जब बढ़ेगी तो ये कोचिंग हब हो गया ना। इंडस्ट्री किसी को लगाना होगा तो उस देखिएगा कहाँ कम कीमत में भूमि उपलब्ध है। लेकिन जब कम कीमत में उद्योग का विकेंद्रीकरण होगा तो कहाँ इंडस्ट्री लगेगा, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे। तो जैसे दिल्ली है, ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जब ओखला में इंडस्ट्री को लगाना लाभदायक नहीं रह गया, तब उसको देखते हुए यमुना नदी की दूसरी तरफ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। ये कौन सा हो गया, NOIDA, नोएडा जो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसे नोएडा है नाम उसका, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसे लोग जानते हैं नोएडा के नाम से। तो जब किसी भूमि भी एक क्या हो गया, साधन हो गया ना, आधारभूत सुविधा हो गई ना। तो मान लीजिए मार्केट में डिमांड भी है, बाजार में वहां मांग भी है, साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन उद्योग को लगाने के लिए जब भूमि उपलब्ध नहीं होगा तो वहां से उद्योग का विकेंद्रीकरण एक ऐसे क्षेत्र में किया जाएगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी तो वहां पर इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू होगा और इससे आर्थिक क्रियाओं का विकेंद्रीकरण होगा। तो यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं में आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, आधारभूत सुविधाओं में इसके साथ लेबर के साथ अगला क्या हो गया, भूमि की उपलब्धता। इसे पॉइंट है। भारत को कैसे, भारत अपने इन्वेस्टर को कैसे आकर्षित करता है, कहता है कि देखिए हमारे यहाँ रॉ मटेरियल भी है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल भी है, हमारे यहाँ लेबर भी है, हमारे यहाँ भूमि भी है, हमारे यहाँ मार्केट भी है, बाजार भी है, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप आइए निवेश कीजिए, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है वो आके बोलता है कि ये बताइए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है या नहीं है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है या नहीं है। फिर आके देखता है कि यहाँ के लेबर स्किल्ड है या नहीं है। तो जहाँ उनको ऐसा दिखाई देता है वहां पर जाकर इंडस्ट्री लगा देते हैं, वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और भारत कैसे आकर्षित कर रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे यहाँ आएगा तो लागत कम होगा। तो हमारे यहाँ मेक इन इंडिया, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चर कीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ तो यही अब ये कॉन्सेप्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पेपर में लिखा हुआ है ना, तो इसको हर एक पॉइंट को अलग अलग आपको डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। तो पहले इसको मेन पॉइंट नोट कर लीजिए, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। भारत प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से, भारत प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से विश्व के संपन्न देशों में से एक है। विश्व के संपन्न देशों में से एक है। चलिए, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है ना, उनको पता है केमिकल चेंजेस, कलर वगैरह नहीं यूज करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, संपन्न प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से विश्व के संपन्न देशों में से एक है। लेकिन संसाधनों का उपयोग करके, संसाधनों का उपयोग करके औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के स्तर पर, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के स्तर पर बेहतर सुविधाओं का होना आवश्यक है। आधारभूत संरचना के स्तर पर बेहतर सुविधाओं का होना आवश्यक है।
क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ही आधारभूत संरचना के स्तर पर आधारभूत संरचना के स्तर पर जहां ऊर्जा संकट की समस्या नहीं होती है, इसलिए ही जहां आधारभूत संरचना के स्तर पर ऊर्जा संकट की समस्या नहीं होती है, वहां औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण से लेकर उत्पादन, शोधन, और परिसंस्करण, प्रोसेसिंग परिसंस्करण के साथ स्थानांतरण के स्तर पर या स्थानांतरण के लिए प्रत्येक स्तर पर परिसंस्करण से लेकर स्थानांतरण के लिए प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। ऊर्जा का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों का औद्योगिक केंद्रों से और उद्योगों का बाजार के केंद्रों से कार्यात्मक संबंध स्थापित करने के लिए परिवहन के साथ संचार प्रणाली की भी, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली की भी बेहतर सुविधाओं का होना आवश्यक है। परिवहन के साथ संचार प्रणाली की भी बेहतर सुविधाओं का होना आवश्यक है। यही कारण है कि जहां आधारभूत संरचना के स्तर पर परिवहन और संचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहां उद्योगों का कच्चे माल के स्रोत से
कच्चे माल के स्रोत से दूर विकेंद्रीकरण। उद्योगों का कच्चे माल के स्रोत से विकेंद्रीकरण करते समय प्राथमिकता दी जाती है। कच्चे माल के स्रोत से विकेंद्रीकरण करते समय प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। सामान्यतः उद्योगों को जल के स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं। जल के स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं क्योंकि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के साथ कच्चे माल का परिसंस्करण करने के लिए जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के साथ कच्चे माल का परिसंस्करण करने के लिए जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्योंकि मेरे पास स्लिप आ गया, दो बार आ चुका है कि 1:45 तक। Please end the class by 1:45 p.m. today, sir, because there will be farewell party of foundation batch today. The student will decorate the class. 1:45 तक, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब यहाँ से आगे हम लोग होली के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्लोचिंग खुलने के बाद। ठीक है, चलिए अच्छे से कलरफुल रंग वगैरह यूज मत कीजिएगा, कीचड़ नाले में मत डुबकी लगाइएगा। ठीक है, मिलावट के सामान मिल जाए तो नहीं भोजन कीजिए। आप सभी को हैप्पी होली। ठीक है, चलिए।